नमस्कार, जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर आज के इस बहुत ही खास प्रोग्राम में, जिस पे हम उच्च शिक्षा पर परिचर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए आज हम RICT इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन गाज़ियाबाद में स्थित हैं। यहाँ ऐसे बच्चों को एक नई शिक्षा, एक तरह से नया आयाम दिया जाता है, जो अब अपना कैरियर एक तरह से अपना चूज़ करने के लिए बिल्कुल कहिए कि सीमा पे खड़े हैं। वो किस साइड जाएं, अपना कैरियर कैसे बनाएं, मल्टीपल डिग्री कैसे मिल सकती हैं, क्या मतलब जिसको कहिए कि आज की दुनिया में पूरा आसमान खुला हुआ है। जहाँ पहले खाली साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स साइड होती थी, अब वो सब कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और यहाँ हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो आज उनके प्रश्नों का भी जवाब देंगे, उनकी जिज्ञासाओं का भी जवाब देंगे, और साथ ही वो आपको ये भी बताएंगे कि आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने पैनल का, जो आज हमारे साथ यहाँ आए और उन्होंने अपना समय दिया। सबसे पहले मैं अपने दाहिने साइड बैठे डॉक्टर श्री किशन जी का स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आप जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही में आप इस तरह के प्रोग्रामों में लगातार हिस्सा लेते हुए एक तरह से एक्सपर्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैं संतोष कौशिक जी का स्वागत करता हूं, जो RICT के एक तरह से समझिए कि फाउंडर हैं। उन्होंने ये पेड़ लगाया जिस पे आज ये जो बच्चे सामने बैठे हुए हैं ये उसका फल खा रहे हैं। उसके बाद मैं श्री विजय कौशिक जी का मैं स्वागत करता हूं, जो अब इसके मेन कर्ता धर्ता हैं। अब क्योंकि मेरे जो लेफ़्ट साइड हैं, शायद उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि शायद मैं उनको इंट्रोड्यूस ना कराऊं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। मैं उन लोगों का भी स्वागत करता हूं। मेरे बगल में मिस्टर तरुण शर्मा जी बैठे हुए हैं, उनके साथ मिस्टर गोपाल गुप्ता जी हैं, और फिर मनीष शर्मा जी बैठे हुए हैं, जो बहुत ही अनुभवी लोग हैं इस टीचिंग की फील्ड में। इस पूरे अगर देखा जाए तो अब तक हजारों लाखों स्टूडेंट इनके नज़रों से, इनकी शिक्षाओं से आगे बढ़ चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर श्री किशन जी से यह आग्रह करूंगा कि आज यहाँ आने का उद्देश्य और साथ में आगे इस प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा के बारे में वो आपको बताएं। आप सभी यहाँ पे RICT के स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए अपना एक गोल लेके इस इंस्टीट्यूशन में आए। सबसे पहली बात तो ये है कि सभी ने आपने इस एज तक आते आते ये डिसाइड कर ही लिया होगा कि आप कौन सा कैरियर गोल आप अचीव करना चाहते हो। तो ये आपकी एक प्राथमिक सीढ़ी है, जो 12th पास आउट करने के बाद में हम लोग सोचते हैं कि हम कहाँ से एजुकेशन लें। आज का जो प्रोग्राम है वो हम लोग अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। आपका जो एज ग्रुप है उसमें मैं यही कहूँगा कि जो हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं हायर एजुकेशन के, वो कौन कौन से हो सकते हैं, और उनके बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को देते जाएं। जैसे आपका रेगुलर एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है। इसके अलावा आपका स्किल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज मीन्स BVoc इन वोकेशनल कोर्सेज। आप लोग समझते होंगे कि ये डिग्री इक्विवेलेंट टू नॉर्मल डिग्री है, और इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे। इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, और जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं आप ज़रूर जानें। तो सबसे
पहले तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि इस संस्था के हम आभारी हैं कि आज हमें ये मौका मिला कि हम इस प्रोग्राम को इन लोगों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकें और आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी कंफ्यूजन्स हैं, हम उनको दूर कर सकें। देखिए, यहाँ अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं काउंसलिंग से रिलेटेड, तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस के जाल में या मल्टीपल वेज के बारे में अगर हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते ही रहते हैं कि काश मैंने 12th स्टैंडर्ड में ये कर लिया होता, मैंने उस टाइम अपने पेरेंट्स की मान ली होती, या मेरे पीयर ग्रुप ने ये बोल दिया होता, कर लिया होता मैंने, तो मैं यहाँ नहीं होता, कहीं और होता। सबकी डेस्टिनी सेट है, कब कहाँ और किस तरीके से गोल अचीव होगा वो सब फिक्स है। तो रिग्रेट इस चीज़ का ना करें। आपके पास अभी भी बेहतर समय है, आप उसको और बेहतर बना सकते हैं। आप एक अच्छी जगह पे आए हैं, अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, और यहाँ से पता नहीं कितने लोगों ने एजुकेशन लेके अपने गोल अचीव किए। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो रेगुलर स्टडी पे हैं, जो कॉलेज गए हैं, उनके पास कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं है। उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, जैसा कि आज की सिचुएशन में मैं मानता हूँ। जो बच्चे रेगुलर एजुकेशन में हैं, वो कहीं ना कहीं अपना टाइम और मनी दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों खर्च कर रहे हैं। आपके पास टाइम और मनी दोनों सेव हो रहा है, और आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हैं और आपने अपना वोकेशनल कोर्स किया है स्टडी के साथ साथ, तो आप लोगों के पास उनसे बेहतर विकल्प हैं, आप लोगों के पास उनसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप किस तरीके से किसी भी इंडस्ट्री में उनको फाइट दे सकते हैं। आप मानते हैं कि स्किल अगर आपके पास है तो आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाएगी। किसी भी फील्ड में अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, मुझे कोई आईटी एक्सपर्ट की नीड है, उसके पास डिग्री है बट एक्सपीरियंस नहीं है। एक आता है जिसको स्किल्ड है और उसके पास डिग्री भी है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? जो एक्सपीरियंस है। अगर उसको सिस्टम पे बिठा दिया जाए और एक वो है जिसने रेगुलर एजुकेशन की है उसको सिस्टम पे बिठा दिया जाए, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडस्ट्री किसको काम पे रखना चाहेगी? जो स्किल्ड होगा, एक्सपीरियंस होगा, या जिन्होंने रेगुलर एजुकेशन की है उसके बेस पे उसको नौकरी मिलेगी। तो हर एक एरिया को देखिए कि किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई एरिया सेट है। आपको उस एरिया को चूज करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप उस एरिया के बारे में जानकारी लें और उस एरिया को चूज करें। किसी भी फील्ड को उठा लीजिए आप। अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में आते हैं तो अगर इस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कितना मल्टीपल स्टाफ है, सबकी अपनी अपनी स्किल्स हैं, वो अपने अपने स्किल्स के बेस पे अपना काम कर रहे हैं। अगर वो स्किल उनके पास नहीं होती तो क्या सर अकेले सारा काम करते? तो मल्टीपल स्टाफ की ज़रूरत होती है। हर एक एरिया को अगर आप देखना शुरू करोगे तो उसी एरिया में आपको मैक्सिमम ऑप्शंस मिलेंगे, जो आपको वोकेशनल कोर्सेज के द्वारा, छोटे छोटे कोर्सेज हैं जिनको आप अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो समय अब आ गया है जो आप इतनी देर से सोच रहे थे कि वो क्वेश्चन आंसर का सेशन अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सर, मेरा क्वेश्चन है कि रेगुलर और डिस्टेंस एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? जैसा कि आपने पूछा कि रेगुलर और डिस्टेंस एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो रेगुलर एजुकेशन होती है उसके लिए हमें क्या होता है कि डेली क्लासेज होती हैं, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस क्लासेज करता है जहाँ पे जाकर के आपको रेगुलर स्टडी करनी होती है, डेली क्लास लेनी होती है 5 आवर्स से लेकर के 8 आवर्स तक एज पर कॉलेज इंस्टीट्यूशनल शेड्यूल्स। तो वो हमारी कहलाती है रेगुलर एजुकेशन। उस एजुकेशन में आप
के पास समय नहीं हो पाता, क्योंकि डे टाइम में तो क्लासेज होती है, उसके साथ कोई वर्क नहीं कर सकते। इसके साथ जैसे आपने पूछा डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है कि उसमें हमारे को रेगुलर क्लास में जाना नहीं होता। उसमें आप वीकेंड में क्लास ले सकते हो, सैटरडे संडे या संडे संडे, या आजकल जो अभी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है कि आप इवनिंग में आफ्टर कहीं वर्किंग में हो, जॉब में हो, उसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हो। और जो एग्ज़ाम का टाइम होगा सेमेस्टर मोड में और ईयरली मोड में, उसमें आपका जहाँ पर भी सेंटर्स पड़ता है, एग्ज़ाम सेंटर्स पड़ता है, वहाँ जा कर के आप एग्ज़ाम देंगे। इन बिटवीन आपको कोई ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, तो आप वीकेंड में जा कर के इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जहाँ भी आपने एडमिशन लिया है, वहाँ जा कर के आप जो आप टीचर्स हैं उनसे हेल्प ले सकते हो, पढ़ सकते हो। तो जो बेसिकली जो है ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, या जो जॉब के साथ साथ करना चाहते हैं पढ़ाई, आगे शिक्षा लेकर के आगे प्रमोशन पाना चाहते हैं और हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन है। बाकी फ़र्क इसमें कुछ नहीं है। आज का जो सिनेरियो है उसमें डिस्टेंस एजुकेशन का ज़्यादा है, क्योंकि आप उसके साथ साथ कहीं स्किल भी प्राप्त कर रहे हो, कहीं जॉब भी कर रहे हो, आपका अर्निंग सोर्स भी है, तो इसलिए ज़्यादातर प्रमोट करा जा रहा है डिस्टेंस एजुकेशंस को। और कोई आपका कोई विशेष पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कौन पूछना चाहता है? जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डिस्टेंस एजुकेशन में एमए वगैरह करने के बाद हम पीएचडी कर सकते हैं? जैसा कि भारत सरकार के निर्देश अनुसार यूजीसी के या हायर एजुकेशन काउंसिल के जो निर्देश हैं, उसके हिसाब से डिस्टेंस एजुकेशन इक्वल टू रेगुलर एजुकेशन, उसमें और उसमें समानता है, डिग्री में कोई फ़र्क नहीं है। जो एलिजिबिलिटी पीएचडी करने के लिए रेगुलर कोर्स वाले बच्चों के लिए है मास्टर्स डिग्री की, या आजकल जो अभी नया कोर्स निकाला है सरकार ने 4 साल का आफ्टर 12th, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो। डिस्टेंस में भी उसी तरीके से है कि अगर आप आपने एमए करी है आप उसके बेस पे पीएचडी कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स करी है आपको उसी सब्जेक्ट में रिसर्च करनी है, उसी में आप पीएचडी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो अभी सर ने बताया कि रेगुलर और डिस्टेंस एजुकेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। यहाँ पे अगर आप 4 साल का डिग्री कोर्स करते हो तो यहाँ पे आपको 1 साल की मास्टर्स करनी होगी। डायरेक्ट 4 ईयर के बाद आप पीएचडी नहीं कर सकते, 1 साल का मास्टर्स करना पड़ेगा आपको। अगर आप 3 साल की डिग्री करते हो तो आपको 2 साल की मास्टर्स करनी पड़ेगी, और उसके बाद एमफिल अब एलिमिनेट कर दिया गया है, फिर आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। अब अगला प्रश्न कौन पूछना चाहता है? किसकी जिज्ञासा है? जी सर, आप शिक्षकों के अनुसार जो हमारा भी करंट एजुकेशन सिस्टम है, क्या उसमें और सुधार करने की ज़रूरत है? देखिए, सुधार और परिवर्तन ये समय अनुसार हमेशा से चलता आया है और उसकी ज़रूरत भी है। कई प्रोग्राम्स हम ऐसे देखते हैं, जैसे अभी आप लोगों के पास फ्लेक्सिबिलिटी की है, सब्जेक्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में होते हैं, 10th के बाद में जो आपका सिलेबस सिलेक्शन होता है उसमें आप लोगों के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है टिल 12th कि आप ये स्ट्रीम लेंगे, इसके साथ में ये सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ एक चीज़ एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहना चाहूँगा कि जब हम लोगों के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, उस टाइम भी हम लोग कहीं ना कहीं किसी जंक्शन पे बहुत कंफ्यूज हुआ करते थे कि हम कौन सा स्ट्रीम लें, कौन से कैरियर को ऑप्ट करें। अब हमारे लिए कंफ्यूजन के ऑप्शन और भी ज़्यादा बढ़ गए कि अगर मैं साइंस पढ़ रहा हूँ तो मैं ज्योग्राफी का सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ सकता हूँ, राइट। तो स्कोप की जहाँ तक बात है कि हम लोग इस चीज़ को मान के चलें, स्कोप हर जगह है। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई है, जो अमेंडमेंट किए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी विचारधारा को लेके बनाए गए हैं कि सभी बच्चों को इस टाइप के विकल्प मिले कि वो अपने जीवन को कामयाब बना सकें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि आपका खुद का चयन क्या कहता है कि आप इस काम को करें या ना करें। इस टाइप का कोई ट्रैक लें जो साइंस से रिलेटेड है तो साइंस ही पढ़ें, या उसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी ले लें। तो टारगेट क्या है आपका? आप साइंस से की फील्ड से कुछ बनना चाहते हैं, या आपने मल्टीपल वे ऑलरेडी अपने लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर लिया कि मैं मैथ्स भी ले लेता हूँ, मैं आपका इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट ले लेता हूँ, ज्योग्राफी हिस्ट्री में से भी कोई ले लेता हूँ, और आपका पीसीएम भी साथ में पढ़ रहा हूँ। तो आप जाना कहाँ चाहते हैं?
तो सबसे पहली बात ये आती है कि कन्फ्यूजन हर लेवल पे है। अगर आप कहें कि इसमें बदलाव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सुधार हो सकता है, नहीं हो सकता है, सुधार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल सोच हो सकती है। अगर मेरे लिए कोई सुविधाजनक बात नहीं है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस चीज़ को बदल दिया जाए। आपके लिए नहीं है तो आप भी शायद ये उम्मीद करेंगे कि नहीं, ये ऐसे की बजाय ऐसे होता तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो हम डिसीजन बनाते हैं, जो पार्लियामेंट में डिसीजन एक्ट पास होता है, तो वो सारे पहलुओं को देख के ही होता है और उसके हिसाब से ही अपना कानून बनता है। जी बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न कौन पूछना चाहता है? सर मेरा क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ क्या हम इस एजुकेशन को ले सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में है और साथ साथ इस ये वैलिड होगी इसके बाद, गवर्नमेंट जॉब के बाद? डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन मेनली बनाया ही उन लोगों के लिए गया था जो जॉब प्रोफेशनल में थे, ऑलरेडी वर्किंग में थे, या वो गवर्नमेंट जॉब में थे या वो प्राइवेट जॉब में थे। क्योंकि जो बच्चा जो कैंडिडेट जॉब के अंदर है वही रेगुलर एजुकेशन में नहीं जा पा रहा। जो रेगुलर कॉलेजेस जा रहे हैं तो उनकी तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन जो लोग वर्किंग के अंदर हैं, किसी घर की मजबूरी के कारण, किसी परेशानी की वजह से बच्चे ने 12th पास किया, आगे वो अपनी घर की परेशानियों में या किसी जॉब की वजह से वो अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाया, तो उसके बाद में वो आज से 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद अपनी 12th के बाद भी अपनी कंटिन्यूएशन में पढ़ाई को पूरा कर सकता है, ग्रेजुएशन कर सकता है या मास्टर्स कर सकता है। वो हर जगह हर फील्ड के अंदर वैलिड रहेगी। कोई भी कैंडिडेट अगर अपना गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहा है उसके लिए भी डिस्टेंस एजुकेशन वैलिड है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर सेल्फ लर्निंग मटेरियल दिया जाता है, क्लासेस उसके अंदर प्रोवाइड नहीं होती। और क्लासेस कहीं कोई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती भी है वो वीकेंड होती हैं या इवनिंग क्लासेस होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट में जो वर्किंग में है उसे अपने डिपार्टमेंट से एक परमिशन लेनी होती है, वहाँ उन्हें इंटीमेट करना होता है कि मैं इस कोर्स को करना चाह रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी से करना चाह रहा हूँ। डिपार्टमेंट उसके बेस पर उस कैंडिडेट को एनओसी प्रोवाइड करता है, जिससे वो अपनी फर्दर एजुकेशन को पूरा कर सकता है। जी बहुत अच्छा। अब मुझे लगता है कि आपकी जिज्ञासा पूरी हो गई होगी। अब कौन अपना प्रश्न पूछना चाहता है वो खड़ा हो, अपना प्रश्न पूछे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? जैसा कि आपने पूछा कि डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन में क्या फ़र्क है। अभी आफ्टर कोविड गवर्नमेंट ने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करी थी और उसके बाद अब गवर्नमेंट इसको रेगुलराइज कर रही है। ऑनलाइन में क्या होता है कि 2 तरीके के कोर्स होते हैं। ऑनलाइन में डिस्टेंस भी होता है और रेगुलर मोड भी होता है। ऑनलाइन एजुकेशन में जो रेगुलर मोड होता है उसमें डेली क्लासेज आपको एक टाइम स्लॉट मिलता है, उसमें जाकर के आपको अपने घर से या जहाँ भी आपको कन्वीनियंट रहे, जहाँ सेटअप हो, जहाँ पे ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं, कंप्यूटर का पूरा सिस्टम हो, इंटरनेट हो, तो आप रेगुलर कोर्स भी ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। और डिस्टेंस का जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वीकेंड में क्लासेस होती हैं और जॉब के साथ साथ भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर कोर्स है कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि अगर आप कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, टाइम स्लॉट आपका अगर उससे अलग है क्लासेस से, तो आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हो, लेकिन ये रेगुलर में ही आपका माना जाएगा, ये डिस्टेंस में नहीं माना जाएगा। डिस्टेंस के लिए होता है ओडीएल मोड, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड, आप उसमें कर सकते हो डिस्टेंस मोड। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें डॉक्टर साहब भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं इसमें थोड़ा और ऐड कर देता हूँ। जो ऑनलाइन क्लासेस की बात है सर ने बताया, तो उसमें आप लोगों को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि जो आपको लेक्चर्स कंपलसरी होते हैं कि ये लेक्चर आप लोगों को अटेंड करने हैं, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप उस लेक्चर को कब देखना चाहते हो। वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, बट ये कंफर्म होता है कि आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। जब आप उस प्रोग्राम को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको अटेंडेंस में कन्वर्ट होती है। जो आपके क्रेडिट्स जो होते हैं वो वहाँ पे स्कोर उसका मेंटेन होता है, ताकि आप लोग उस प्रोग्राम को सीरियसली लें और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से करें। तो वो आपको लेक्चर उनके 75% आपको देखने ही देखने होते हैं, ताकि आपकी अच्छे से एजुकेशन हो और आप अपना गोल ठीक से अचीव कर सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला प्रश्न कौन पूछेगा?
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो फुल डे रेगुलर क्लासेस के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स लेने पड़ते हैं या कुछ जो हमारे सिलेक्टेड होते हैं? देखिए, कोर्स आपने क्या डिसाइड किया है और उस कोर्स के जो लेक्चर हैं उनका पूरा का पूरा करिकुलम आपको मिलता है कि ये कोर्स है और इसकी इतनी क्लासेस हैं। तो जो आपको प्रोग्रामिंग मिलती है, जो टाइम टेबल मिलता है, उसके हिसाब से आपको कंप्लीट उसमें करना होता है। आपकी अटेंडेंस एटलीस्ट आपको 75% कवर करनी होती है। तो लेक्चर्स आर मैंडेटरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू। अब अगला कोई क्वेश्चन है किसी का? मेरा क्वेश्चन ये है, रेगुलर या डिस्टेंस कौन सा कोर्स बेहतर है? आपका क्वेश्चन है कि रेगुलर और डिस्टेंस में कौन कोर्स बेटर है। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि आप एजुकेशन आपका एम है या आप किसी वोकेशनल कोर्स को करना चाहते हैं या आप अपनी किसी जॉब में जाना चाहते हैं या आप किसी भी प्रोफेशन को अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। अगर आपके पास आपको लगता है कि नहीं, एजुकेशन के बाद में मुझे अपनी रेगुलर एजुकेशन में टीचिंग में जाना है या आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो आप रेगुलर एजुकेशन भी कर सकते हैं। पर फार बेटर है कि अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस एजुकेशन लेंगे, तो उसमें आपके पास टाइम स्लॉट ज़्यादा होगा और जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। रेगुलर में आपको कहीं ना कहीं वो हर्डल्स आएंगे, टाइम बार रहेगा कि आपके पास वो टाइम नहीं मिलेगा। बाद में फिर आपको ये फेस करना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा कि जो आप करना चाहते थे। तो बेटर है कि आपका गोल क्या है, तो उसी के बिहाफ पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं और अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर, आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए डिस्टेंस एजुकेशन इज़ फार बेटर फॉर रेगुलर एजुकेशन। अगर 12th के बाद हमारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस में गैप हो जाता है, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए हमें कुछ उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या? जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि आप अपनी 12th की पढ़ाई के बाद में अपनी जॉब के कारण या किसी भी कारण गैप हो गया तो क्या उसके लिए कोई आपको एडिशनल सर्टिफिकेट देना होगा? डिस्टेंस एजुकेशन कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी जगह से शुरुआत की जा सकती है, उसके लिए एडिशनल किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। यही आपके उसका है। आप जब भी चाह सकते हैं क्या, एक टाइम बार हुआ करता है रेगुलर एजुकेशन के अंदर कि इतनी एज लिमिट है तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते, इतनी एज लिमिट है ये कोर्स नहीं कर सकते। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर कोई एज लिमिट नहीं, कोई टाइम बार नहीं होता। जी, बहुत अच्छा। जैसा अभी आपको पता चला कि डिस्टेंस एजुकेशन में कोई टाइम बार नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, तो आपके सामने एक खुला आसमान है। आप कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी तरह से वो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर कोई प्रश्न हो तो तैयार हैं, और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो जब प्रोग्राम चल रहा है तो उस समय जो नंबर चल रहे हैं उस पे भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब देंगे। तो मैं एक बार फिर कहता हूं कि अगर अभी भी कोई प्रश्न है तो फिर वो आप पूछ लें। सर, डिस्टेंस एजुकेशन जो है उसकी वैलिडिटी कहाँ से जांच की जाए? जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि डिस्टेंस एजुकेशन की वैलिडिटी कैसे चेक की जाए, इसके लिए यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यूजीसी की वेबसाइट पर एक लिंक दिया हुआ है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। कोई भी यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस में काम करना चाहती है उसे डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अपनी मान्यता लेनी होती है। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो 2 साल, 3 साल या मैक्सिमम लिमिट दी जाती है 5 साल किसी भी यूनिवर्सिटी को मान्यता देती है। उसके बाद उसके किए गए कार्यों के अनुसार कि उसकी शिक्षा उच्च स्तर की रही या किस स्तर पर रही, उनकी जांच परख के बाद में उसको रिन्यूअल किया जाता है। तो आप जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस प्रोग्राम में आप लोग एडमिशन लेने जाएं, किसी भी संस्थान के ऊपर भरोसा ना करें। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी हलवाई अपनी मिठाई की बुराई नहीं करेगा। आप किसी भी संस्था के पास जा रहे हैं कि मुझे इस यूनिवर्सिटी से बीए करनी है, इस यूनिवर्सिटी से एमए करनी है, या संस्थान वाला कहता है भाई आप इस यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो आप किसी पर भरोसा मत करिए। यूजीसी की वेबसाइट ugc.ac.in खोलिए, उस पर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का सबसे नीचे आपको लिंक मिलेगा। जो भी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड होगी और किस टाइम पीरियड के लिए अप्रूवल है और कितने कोर्सेज का, किस किस कोर्स का अप्रूवल है, वो सब कुछ आपको उस वेबसाइट पर मिलेगा। तो किसी पर भी भरोसा ना करें इस टाइम पर। एडमिशन टाइम बहुत से फर्जी यूनिवर्सिटी वाले इस तरीके के काम को शुरू कर देते हैं,
वो सब आप लोगों के लिए पेनफुल रहता है कि बाद में आप लोग परेशान होते हैं कि आपकी डिग्री नहीं मानी जा रही, नहीं किया जा रहा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अपनी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। सीधा वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करिए, ऑनलाइन अपनी सारी क्वेश्चंस को उसके ऊपर डालिए, सारे जवाब प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सब वेबसाइट पर आपको डिटेल मिल जाएंगी उसमें। जी, बहुत अच्छा। आप वेबसाइट खोलिए और पूरा चेक कर लीजिए कि कौन से यूनिवर्सिटी की डिग्री या उसमें डिस्टेंस एजुकेशन की जो कोर्सेज हैं वो अप्रूव्ड हैं या नहीं है। इसमें किसी की बात पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, उनसे आप 100% श्योर हो सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब अगर लास्ट में टाइम ख़त्म हो रहा है, किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी सर, बताएं। सर, जैसे हम बीए या बीकॉम कर रहे हैं और किसी कारण हम अगर डिग्री नहीं ले पाते हैं 5 साल या 10 साल, तो हम वो डिग्री कैसे फिर ले जाए उसे? देखिए, अभी जो अमेंडमेंट हुए हैं हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में, उसमें क्लियर है कि आप एग्जिट और एंट्री का उसमें ऑप्शन है। अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और किसी कारण से आपने उसको ड्रॉप कर दिया, तो आप बाद में उसको आपको एक डिप्लोमा मिल गया। सेकंड ईयर में अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिल गया, और आपने थर्ड ईयर कंप्लीट किया तो आपको डिग्री मिल गई। इन बिटवीन अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर, आपका एक अकाउंट ओपन होगा जिसमें आपकी एजुकेशन के क्रेडिट्स वहाँ पे होंगे, और जब भी आप कहीं जाएंगे तो आपकी उस डिग्री के क्रेडिट्स वहाँ पे चेकआउट हो जाएंगे कि भाई आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया या थर्ड ईयर किया, और उन क्रेडिट्स के बेस पे आपकी आगे की फर्दर एजुकेशन में आपको एडमिशन मिल जाएगा। सर, आपका डिस्टेंस एजुकेशन वाला कोर्स करके कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा या जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ एक्स्ट्रा? बेटा, आपका क्वेश्चन ऐसा था कि हलवाई की दुकान पे जाके पूछ रहे हो ये मिठाई खाऊंगा तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। सो नो डाउट, एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस है। हम एजुकेशन लेते ही इसीलिए हैं कि हम कामयाब हो जाएं। वो डिपेंड करता है कि हमने जैसे कहा कि किसी भी एजुकेशन में कोई गैप नहीं है, आप रेगुलर लें या डिस्टेंस लें। और सबसे पहली बात ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ये हमारी नहीं है, हमारा डिस्टेंस कोर्स नहीं है। ये कोर्स रेगुलर या यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। आप जो भी कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है कि आप करना क्या चाहते हैं और बनना क्या चाहते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो आप चाहे रेगुलर करें चाहे डिस्टेंस से करें, बट आपको अपनी नीड क्लियर करनी पड़ेगी कि मेरी ये ज़रूरत है और मुझे ये कोर्स करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई कंप्यूटर में करना चाहते हैं, किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, और आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो कैसे पॉसिबल है कि आप ज्योग्राफी पढ़ के कंप्यूटर का काम करेंगे? तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो चाहे आप किसी भी मोड पे कर लें, लेकिन आपको अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा कि आप अपना गोल सेट कीजिए, अपने टीचर्स से राय लीजिए, अपना अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमसे बात करें नीचे दिए हुए नंबरों पर। और साथ ही हम आपको ये भी भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपके साथ जो आपके टीचर हैं, आपके गुरुजन हैं, वो आपकी भलाई को ही सोचते हैं। कोई भी गुरु ऐसा नहीं मिल सकता जो आपकी बुराई सोचे। तो इस भरोसे को रखिए और आगे बढ़िए, गोल सेट कीजिए और उस गोल की तरफ दृढ़ता से आगे बढ़िए। तभी आप आने वाले भारत की एक तगड़ी नींव रख पाएंगे। तो इसके साथ ही हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त की तरफ ले चलते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय हिंद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।